दिन होता है 11 मार्च 1948 का। एक जुलूस वजीर आला हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है। मशरकी बंगाल के वजीर आला हाउस में मौजूद होते हैं उस वक्त के वजीर आला ख्वाजा निजामुद्दीन। इस जुलूस का एक मुतालबा होता है कि पाकिस्तान की कौमी जुबान बंगला करार दी जाए, क्योंकि जिन सिक्कों का अजरा किया गया है इसके ऊपर उर्दू तहरीर है। जैसे जैसे ये जुलूस वजीर आला हाउस के पास पहुंचता है, वैसे वैसे इस जुलूस के नारों में शिद्दत आती जाती है और वजीर आला हाउस के सामने इस जुलूस और पुलिस वालों का तसादुम होता है। इस तसादुम में जुलूस के कई शुरका जख्मी हो जाते हैं और जख्मी होने वालों में वो शख्स भी होता है जो इस जुलूस की क़यादत कर रहा होता है, और ये वही शख्स है कि जिसने पाकिस्तान के करारदाद मकासद की एक तहरीक पेश की थी जिसका नाम मौलाना अबुल कासम फजलुल हक है। वो भी इस जुलूस में जख्मी हो जाते हैं। 21 मार्च 1948 को कैद आजम ढाका की जमीन पर कदम रखते हैं और रेस कोर्स के मैदान में बंगालियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हैं। कैद आजम माइक पर आते हैं और बंगालियों की कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, इनको सलाम पेश करते हैं, इनको खराजे तहसीन पेश करते हैं और दो टोक अंदाज में कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू होगी, लेकिन हम आइन बना रहे हैं। आप बंगला को सरकारी जुबान का दर्जा देने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें। बंगाली कैद आजम की बेहद इज्जत करते थे, बेहद अकीदत उनसे रखते थे। इसके बाद पूरे मजमे में खामोशी पैदा हो जाती है, लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा होता है कि 11 सितंबर को इसी साल कैद आजम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। 1949 में एक जमात की बुनियाद रखी जाती है। बंगाली रहनुमा मिलकर एक जमात की बुनियाद रखते हैं जिसका नाम अवामी मुस्लिम लीग रखा जाता है, लेकिन चंद साल बाद मुस्लिम का लफ्ज इसमें से निकाल दिया जाता है और ये जमात अवामी लीग बन जाती है। इनके पहले सदर मौलाना भाषानी होते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी में वो शख्स मौजूद होता है कि जिसने पाकिस्तान बनने में तलबा की क़यादत में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया होता है, जिसका नाम मुजीबुर रहमान होता है। 1952 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख्वाजा निजामुद्दीन एक बयान देते हैं कि पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू ही होगी। ये वो दिन थे कि जब आइन बनाने की बातें हो रही थी। इस बयान के बाद ढाका में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं, मुजाहरे शुरू कर देते हैं। इसमें यह होता है कि 5 तलबा हलाक हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन फिर मुजाहरे शुरू होते हैं और फिर कई तलबा इसमें हलाक हो जाते हैं। पूरे मशरकी बंगाल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। दफा 144 नाफिज कर दी जाती है और ढाका यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है। 1952 में ये तमाम मामलात पेश आते हैं और उसके 2 साल बाद सूबाई इलेक्शन होते हैं। 1954 में सूबाई इलेक्शन होते हैं जिसमें बंगाली रहनुमा 3 जमातें मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाती हैं जिसको जुतको फ्रंट भी कहा जाता है। इनका मुकाबला होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। 1954 में ये जब इंतखाबात होते हैं तो 9 और 11 मार्च को इसकी वोटिंग होती है, तो हैरान कुन नताइज सामने आते हैं कि जुतको फ्रंट ने 97% वोट हासिल किए होते हैं और पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग ने सिर्फ 3% वोट जारी किए होते हैं। शेर बंगाल मौलाना फजलुल हक वजीर आला मशरकी बंगाल बन जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं और बंगला को सरकारी जुबान का दर्जा देने के लिए वो अपनी कोशिशों को, अपने बयानात को तेज कर देते हैं। 1954 में जब ये आइन बन रहा होता है तो उनमें ये शर्त मान ली जाती है कि बंगला को हम सरकारी जुबान बना देते हैं, लेकिन जिस वक्त ये बनाया जा रहा था, जुतको फ्रंट बनाया जा रहा था, तो इन्होंने 21 नकात पे इलेक्शन लड़ा था और इन 21 नकात का खुलासा ये था कि बांग्लादेश को खुद मुख्तियार किया जाएगा, बंगला उसकी सरकारी जुबान होगी और फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन के तमाम मामलात जहाँ पे कराची उस वक्त
हेडक्वार्टर था पाकिस्तान का, वहां पर मौजूद होंगे। दो बड़े इनके मुतालबात थे, बंगला को सरकारी जुबान करना और बांग्लादेश को खुद मुख्तियारी देना। बंगला को सरकारी जुबान का पार्लियामेंट में मान लिया गया, उसका रास्ता बन रहा था, लेकिन खुद मुख्तियारी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। खुद मुख्तियारी बांग्लादेश को देनी है या नहीं, इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद बंगाल में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। बंगाली और गैर बंगाली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। बंगाली और गैर बंगाली आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अखबारात में उस वक्त रिपोर्ट हुआ कि हिंदू इन मुजाहरों में शामिल होते और ख्वाजा निजामुद्दीन के ऊपर, माफ कीजिएगा, शेर बंगाल मौलाना फजलुल हक के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता कि इन्होंने हिंदुओं से मदद मांगी है और यहाँ पर उन्होंने गैर बंगालियों से लड़ने के लिए, बंगालियों का मदद के लिए इन्होंने हिंदुओं को, आरएसएस के गुंडों को यहाँ पर पनाह दी हुई है। इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स में मशरिक़ बंगाल के वज़ीर आला का एक इंटरव्यू छपता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि मशरिक़ बंगाल के वज़ीर आला शेर बंगाल मौलाना फजलुल हक ने यह कहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर लेगा। इसके बाद गद्दारी और मौलाना फजलुल हक के ऊपर बेशुमार इल्जामात रोजाना की बुनियाद पर लगने शुरू हो जाते हैं। कई कार्टून छापे जाते हैं, कभी दीवारों के ऊपर पोस्टर चपसा किए जाते हैं और 2 माह बाद ही इनकी जो मुंतखब हुकूमत होती है, जो बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में वोट लेकर आई होती है, 97% वोट लेकर आई होती है, उसको बरतरफ कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, वजीर आला मशरिक़ बंगाल मौलाना फजलुल हक को घर चलता करते हैं और नजरें बंद कर देते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पर्चियां गिराई जाती हैं कि ये मौलाना फजलुल हक गद्दार हैं, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की है, इनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं। सिकंदर मिर्जा को गवर्नर बना दिया जाता है और उसके बाद जो जुगतो फ्रंट के लीडर होते हैं, 659 लीडर होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनमें गिरफ्तार होने वालों में उस वक्त के वजीर, जो उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के वजीर थे, वजीर एग्रीकल्चर मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये उनकी कोई आखिरी गिरफ्तारी नहीं थी। 1958 में जब अयूब खान का दौर आया तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मुजीबुर रहमान लिखते हैं, और बांग्लादेश की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये वो गिरफ्तारी थी कि जिसने मुजीबुर रहमान की सोच को, मुजीबुर रहमान के नजरियात को, मुजीबुर रहमान की कोशिश के रुख को बदल के रख दिया कि मुजीबुर रहमान ने इसी नजरबंदी में सोचा कि मैंने अब अलहदगी की तहरीक चलानी है, मैंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना है, मैं बांग्लादेश को खुद मुख्तियारी दिलाऊंगा। इसके बाद की क्या कहानी है, इंशाअल्लाह आपको अगली किस्त में बताऊंगा कि कितने बंगाली इसमें हलाक हुए, कौन कौन इन साजिश में शामिल था, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में किस किस का हाथ था। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, किस्त नंबर 2 लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।